नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज आपको मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, एक शानदार, एक गजब और जिंदा दिल इंसान से मिलाने जा रहा हूँ। मैं आज इसलिए इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, एक चैनल था, यूट्यूब चैनल था। उस दौरान सर रायपुर में थे और सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में सर उस चैनल में काम कर रहे थे और सर की भूमिका हमारे बॉस के रूप में थी। लेकिन कभी भी सर ने ये नहीं जताया कि मैं आपका बॉस हूँ। जब भी मैं सर को फोन किया करता था, मैं सर से चर्चा करता था कि सर आज ये खबर है, सर ये ब्रेकिंग है, सर इस तरह की खबर है, सर कैसे करूं। तो सर हमेशा ये कहा करते थे, मालिक आप इसको ऐसे कीजिए, मालिक आप उसको ऐसे कीजिए। सर का व्यवहार ही ऐसा है कि हमेशा लोगों के साथ जिस तरह से जुड़ते हैं, जिस तरह से उनके बातचीत का तरीका रहता है, और ये कहूं कि एकदम शालीनता पूर्वक उनका व्यवहार रहता है। और शालीनता पूर्वक उनका व्यवहार है और पूरी तरह से शालीनता की मूर्ति है। नाम है सर का टीके शर्मा। मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। टीके सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। टीके सर ने राजधानी में कई बड़े टीवी चैनलों में काम किया है और उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ा है। प्रदेश के युवा पत्रकारों में से एक है और टीके सर अपने रिपोर्टिंग के दम पर टीके सर के नाम की तूती राजधानी स्तर पर बोलती है और उन्होंने अपना लोहा पत्रकारिता में साबित करवाया है। उन्होंने लोहा मनवाया है कि पत्रकारिता में यदि आपके अंदर यदि एक जुनून ये आ जाए कि मुझे करना है, तो निश्चित तौर पर आप करके दिखाएंगे। टीके सर के विषय में एक बात और बताना चाहूंगा कि टीके सर ने यूट्यूब से पत्रकारिता शुरू की थी और यूट्यूब से पत्रकारिता शुरू करने के बाद टीके सर ने तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया और वहां पर एक से एक बेहतरीन रिपोर्टिंग उन्होंने पेश किया और आम जनों के बीच में एक अलग छवि उन्होंने छोड़ा। सर, लोकल टीवी में सबसे पहले स्वागत है आपका। पहले तो सभी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ देखने वाले तमाम दर्शकों को और रवि तिवारी जी के चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हम देवभोग आए और देवभोग आने पर उन्हें जिस तरीके से अ, हमारे हमारे साथ रहकर इस पूरे सफर को खुशनुमा बनाया और एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। और मेरे जीवन के पहला इंटरव्यू होगा जिसमें मैं तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आप सभी को लोकल टीवी के तमाम दर्शकों को जोहार। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। टीके सर से आज से करीब 2 दिन पहले टीके सर के साथ मेरी बातचीत हुई। थोड़ा सा मेरे दर्शक, मैं आपको विस्तार में ले जा रहा हूँ ना, क्योंकि जब आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू कराना चाह रहा हूँ जिन्होंने बचपन से संघर्षों के दौर को देखा है, संघर्ष करके आज टीके सर इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो 2 दिन पहले जब टीके सर से बातचीत हुई तो टीके सर ने कहा कि मेरे बहुत अच्छे संबंध है सर के साथ। मैं जब भी बात करता हूँ सर मुझे बराबर रिस्पॉन्स करते हैं। यदि मेरा फोन नहीं भी किसी कारणवश यदि सर मेरा फोन नहीं भी उठाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे बाद उनका कॉल आता है, मैसेज आता है कि बताइए रवि जी क्या काम है। तो फिर सर ने इच्छा जाहिर की कि मैं देवभोग आना चाहता हूँ। मैं खुश हो गया। बिल्कुल सर, आप आइए सर देवभोग, आपको वेलकम है, स्वागत है। इसके बाद सर जब देवभोग आए, मेरी फोन में तो बातचीत होती थी सर के साथ, लेकिन सर जब देवभोग आए तो उस दौरान सर के साथ मैं ऐसा जुड़ा और सर के जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को मैंने सुना, मैंने जाना। इसके बाद निश्चित मैंने कहा, मुझे अंदर से एक ये कहते हैं ना, एक अंतरात्मा से मेरी आवाज आई, मुझे टीके सर का एक इंटरव्यू करना चाहिए। सर इस इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थे। सर ने ये कहा था कि जब राजधानी आप आएंगे तो राजधानी में बैठकर बातचीत करेंगे। तो सर से मैंने निवेदन किया कि सर आपसे आग्रह है कि मेरा जो लोकल टीवी है, जिस तरह से आप लोगों का प्यार मुझे, मेरे दर्शकों का प्यार मिल रहा है, तो सर इस लोकल टीवी में आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। सर ने हाँ कह दिया। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए टीके सर के संघर्षों की कहानी टीके सर की जुबानी लोकल टीवी पर सुनेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, बचपन में आपने संघर्षों के दिन देखे हैं सर। सर आपका बचपन कैसे गुजरा सर, कितना ज्यादा आपका जीवन संघर्ष में रहा, उन बातों का हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, बचपन से एक साधारण परिवार से मैं हूँ और किसान परिवार से मैं आता हूँ। मेरा जो बचपन है वो ननिहाल में बीता है और ननिहाल में रह के मैंने उन संघर्षों का सामना किया है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे एक-एक रुपए के लिए हो या फिर तमाम जो सुविधाएँ हैं, उससे वंचित रहकर मेरा जो जीवन है, बचपन है वो बीता है। और मामा, नाना और नाना जी के जो माताजी है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में डोगरी दाई कहते हैं, उनका जो प्यार स्नेह मिला है वो मुझे कहीं न कहीं अपने आप में संबल प्रदान किया है। और घर में एक चहेते बेटा का दर्जा मुझे ननिहाल में मिला है और मैं अपने मामा, नाना और मामी का जो सहयोग मिला है उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा।
इस तरह से कहूँगा कि दुनिया में भगवान तो होते हैं, लोग कहते हैं माता-पिता भगवान होते हैं, माता-पिता तो भगवान हैं, लेकिन अगर माता-पिता जैसे मामा और मामी ननिहाल मिल जाए, तो उससे बड़ा भगवान और कुछ नहीं हो सकता और मेरे लिए वही सब कुछ रहा है। जिस तरीके से मैंने जो पढ़ाई के जो दौर देखा है, मेरे मामा टीचर हैं, मेरे मामी भी टीचर है, मेरे मामा ने मुझे पढ़ाया है और मैथ्स लेकर मैंने पढ़ाई किया है। 12th में मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिलाया। जिसमें मैं पढ़ाई कर रहा था, उसमें मुझे ये पता नहीं होता था कि पीटी होता क्या है। जी, मैंने अपने जो बड़े टीचर हैं, उनके मार्गदर्शन में पीटी तो किया, जी, लेकिन ये नहीं पता होता था कि मैं पीटी का कौन से नंबर पे हूँ, किस तरीके से पीटी का आगे भी कुछ करना होता है, काउंसलिंग भी करना होता है। बिल्कुल, ये सब चीज़ें भी मुझे जानकारी नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मेरा 108 रैंक आया पीटी में और जब लास्ट काउंसलिंग था, उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज ना मिला और गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। तो एक स मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहा, जिसके कारण मैं एक होनहार होने के नाते-नाते आगे बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहा, जानकारी से वंचित रहे। गाँव का कोई भी आम इंसान है, पिछले जब हम पढ़ाई करते उस समय कोई भी ऐसी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था, जानकारी नहीं आता था, जिस कारण से उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाते हैं। तो वही मेरे साथ भी गुज़रा है, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, नहीं तो अच्छे से और पढ़ाई कर सकता था मैं, जिससे कहीं न कहीं जीवन में और आगे बढ़ सकते। लेकिन मामा का जो सपोर्ट रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिलने के बाद जो सहयोग रहा है, वो बेहद काबिल-ए-तारीफ़ है और जिसके बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, जिसके कारण से मैं कहीं न कहीं अपने ननिहाल को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि अ, आप जिस तरह बता रहे थे, आपकी आँखों में भी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पानी आ गया था, आपका गला भर गया था। तो मैं समझ सकता हूँ सर, उस दौर को समझ सकता हूँ कि आपने बचपन के दिन को कैसे जिया है। सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, चूँकि आपका पूरा जो बचपन है ननिहाल में गुज़रा है, तो उस दौरान सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? उसके बाद सर आप, चूँकि रायपुर से आपका जो ननिहाल था कितना दूर था? इसको भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं, कि आपने कहाँ तक जो अपने ननिहाल में आपने पढ़ाई की? उसके बाद फिर आपका जो आगे का सफ़र कैसा रहा? किस तरह की चुनौतियाँ आई? और ऐसा कोई चुनौती है क्या सर आपके जीवन में, कठोर चुनौती, जिसे आपने मान के चलिए जैसे पत्थर की तरह उस चुनौती को आपने पहले तोड़ा है, उसके बाद उसे पार किया है? उन बातों को भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर। देखिए, बचपन की बात बहुत गहरी है और मेरे मन में आज भी वो टीस है कि काश ऐसा होता तो मैं क्या होता? लेकिन ऐसा ना सोचते हुए भी मैंने उन चीज़ों का सामना किया जब मेरी माँ नाना के यहाँ रहती थी। जब पापा से अलग हुए तो उस समय माँ पूरी मेहनत करती थी, कमाती थी, दूसरे के खेतों में काम करने के लिए जाती थी, मज़दूरी करती थी। फिर उसके बाद शहर से बाहर भी जाके उन्होंने काम किया, चाहे वो पुणे हो या फिर मज़दूरी कर के पढ़ाया-लिखाया और जिस तरीके से मेरे जीवन के एक छोटे-से पहलू मैं बताना चाहूँगा। जब छोटा था तो मैं नाना के साथ गाँव में एक सेठ होता है। जी, सेठ के यहाँ एक गाँव में जब हमारे पास मोबाइल नहीं रहता था उस समय में, तो एक फ़ोन होता था। फ़ोन पे जो माँ है वो दूसरे शहर से बैठ कर के गाँव में फ़ोन लगाती थी। जी, तो रात को 7 बजे फ़ोन आती थी माँ का। जी, हफ्ते में 1 बार फ़ोन आती थी जी, और उस दिन हम लोग को जाना होता था नाना के साथ, जी, सेठ के यहाँ। जी, तो सेठ के यहाँ जब भी फ़ोन आता था तो मैं एकदम खुशी-खुशी जाता था जी, कि माँ का फ़ोन है, आज माँ से बात करूँगा, माँ मेरे लिए ये लाएगी, माँ मेरे लिए कपड़ा लाएगी। बहुत सारे कपड़े पहनने का बहुत शौकीन था जी, पहले। जी, बहुत सारी चीज़ें माँ बोलती थी, "बेटा मैं तुम्हारे लिए ये लाऊँगा।" तो मन में लालसा रहता था बचपन में, जी, क्या माँ मेरे लिए ये लाएगी। माँ बोलती थी, "बेटा तू पढ़ाई करना, मैं तुम्हारे लिए ये लाऊँगी इस बार आऊँगी तो।" जी, तो माँ के आने की प्रतीक्षा करता था और हर बार मैं जाता था। जाता था तो होता ये था कि माँ की पहली आवाज़ सुनते मैं रो पड़ता था। बिल्कुल सर, होता भी माँ होता भी बोलती है। थी, "बेटा कैसा है?" बिल्कुल, और उस बात को सुनकर मैं एकदम से भाव विभोर हो जाता था। मैं बात किए भी नहीं, माँ से बात किए बिना दौड़ मैं के सर मैं समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल, दौड़ते-दौड़ते मैं घर आ जाता था। बिल्कुल। उस समय घर अंधेरा होता था रास्ता। जी, जी, फिर भी दौड़ते-दौड़ते, रोते-रोते मैं आ जाता था और फिर उसके बाद नाना आते थे, फिर नाना डाँटते थे, बात करना था, ऐसा-ऐसा दुनियादारी। जी, लेकिन उस समय जो माँ से दूर रहने का जो दर्द मैंने सहा है, जी, आज भी सहा है और मैंने बहुत जब से मैं पढ़ाई के लिए निकला हूँ, जी, बचपन से ना तो जी, बचपन में माँ का साथ मिला है तो कभी मेहमान की तरह मिला है। जी, आज भी माँ को मेरा साथ मेहमान की तरह मिलता है। जी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जीवन में मैंने देखा है और चीज़ों को सहा है और वही मुझे ताकत देता है। जी, उस संघर्ष में मैंने कितना काम किया, कैसे आगे बढ़ा, कैसे मैंने उन चीज़ों को पार किया और कैसे
उन चीज़ों के लिए मैंने एक-एक पाई के लिए लड़ा है। जी, और उसी के दम पे मैंने अपने परिवार के जो मेहनत है, माता-पिता की मेहनत है, उसको नागवार ना गुजारते हुए मैंने अपने आप में एक दृढ़ निश्चय ठाना है जी, कि मैं कुछ करूँगा लाइफ में करके। जी, तो वही उसी का परिणाम है कि मैंने पूरी लगन और शिद्दत के साथ जहाँ भी मैंने आज तक काम किया है, पूरी शिद्दत के साथ काम किया और उसका जो परिणाम है, मुझे एक छोटे ज़मीन से उठकर यहाँ तक आके के इंटरव्यू आने तक मुझे मौका मिला। निश्चित तौर पर सर आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक बच्चे का यदि पहला पाठशाला कोई होता है तो उसकी माँ होती है। और सर आपने जो शब्द कहे सर कि मेरी माँ की जो आवाज़ है मैं हफ्ते भर में एक दिन सुनता था जब आपकी माँ कहा करती थी उधर से फ़ोन से कि बेटा तुम कैसे हो? तो ये शब्द जब आपने कहे तो निश्चित तौर पर सर हमारा जो हृदय था ये पूरी तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि मैं भी अंदर से बिल्कुल सर मेरी अंतरात्मा झकझोर गई है ये जो शब्द आपने कहे। निश्चित तौर पर सर एक बड़ी कुर्बानी है और सर हम लोकल टीवी की तरफ से, लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएँ प्रेषित करना चाहेंगे कि आपका ये ब बलिदान है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आप माँ से दूर रहे हैं, जो संघर्ष किए हैं, आपका संघर्ष आने वाले दिनों में दिखेगा। सर ये सवाल आपसे अब पूछना चाहूँगा मैं सर ये आपने आपके विषय में मैंने सुना है कि आप पहली क्लास से टैलेंटेड थे, एक अलग ही पढ़ाई में आपकी रुचि थी और आपने 12th क्लास तक काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया था। मतलब आप अव्वल दर्जे के छात्र रहे हैं। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सर कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन में कि सीधा एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सीधा यू टर्न क्योंकि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और पत्रकारिता बिल्कुल मतलब ये कहें कि आसमान और धरती ये मतलब बिल्कुल इस तरह का एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सर कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट यू टर्न लेता है, पत्रकारिता में आता है और पत्रकारिता में आने के बाद शब्दों में इतना माहिर हो जाता है, शब्दों में उसकी जो जादूगरी है, इतना ज़्यादा मतलब ये कहें कि आम जनों के बीच चढ़कर बोलता है कि आज टीकेएस वर्मा की रिपोर्टिंग को सुनने के लिए जब टीकेएस वर्मा जब बात करते हैं किसी भी मैटर को लेकर तो लोग पूरी दीवानगी के साथ पूरी शिद्दत के साथ आपकी रिपोर्टिंग को देखते हैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का क्योंकि यहाँ से मेरा भविष्य तय हुआ। मुझे जाना क्या है, करना क्या है क्योंकि बचपन में मार्गदर्शन नहीं मिला इसलिए मैंने इंजीनियरिंग को अपना पढ़ाई चुना। लेकिन जो मेरा टैलेंट था बोलने का था, कुछ कर गुजरने का था, समाज में कुछ नया बदलाव देखने का था और जिस तरीके से मैं बचपन से घर में मामा टीवी देखते थे, क्रिकेट देखते थे, न्यूज़ देखते थे, ज़्यादातर न्यूज़ देखते थे। मेरा भी सपना था कि मैं एक दिन न्यूज़ में काम करूँ, एंकर बनूँ, रिपोर्टर बनूँ। तो ये मन में लालसा थी, ललक था और एक दिन मैं जब दोस्तों के साथ जब पढ़ाई कर रहा था तो एक बार कुंभ मेला लगा था। कुंभ मेला में जब मैं एक नागा साधु जी उनका इंटरव्यू कर रहा था तो मेरा दोस्त है जो नितिन साहू है, वो कैमरा चला रहे थे और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। नागा साधु जी का इंटरव्यू ले रहा था, तो उस समय मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। आप कोई चैनल में आ गए थे सर? तो नहीं, कोई चैनल नहीं था। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से अपन कर रहे थे। तो उस दिन मेरा दोस्त मुझे बोला कि तू एक दिन पक्का एक बड़ा रिपोर्टर बनेगा, न्यूज़ एंकर बनेगा। तो उस दिन मैं तो सोचा नहीं था, मैं तो बात को मज़ाक-मज़ाक में लिया। लेकिन लाइफ़ ऐसा घुमाया कि मैं आज इस दहलीज पे हूँ और इस दहलीज पे रहकर मैं बहुत खुश हूँ और लोगों की बात सरकार तक पहुँचाने में जो अधिकारी है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ज़िम्मेदार अधिकारी उन तक पहुँचाने में मुझे सुकून मिलता है, लोगों की आवाज़ बनने में मुझे सुकून मिलता है। ठीक है जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि लोगों की आवाज़ बनने में आपको सुकून मिलता है। ठीक है जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा चूँकि आप ना आपने आपका जो ये था मतलब आपका जो परिचय आपका और मेरे बीच में जो परिचय था यूट्यूब से एक चैनल है, बड़े प्लेटफ़ॉर्म के चैनल से आपका मेरा परिचय हुआ था। ठीक है जी, जब स्टार्टिंग के दिनों में आप मीडिया फ़ील्ड में आए थे, तो उस दौरान उस दिनों का संघर्ष कैसा रहा था? देखिए मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं था उस समय। जी, मैं सोचा कि कैसे करूँ बट तकदीर होता है वो कहीं न कहीं आपको ले जाता है। आप मेहनत करिए, आप कुछ न कुछ सोचते रहिए उस चीज़ में आप पूरी शिद्दत के साथ काम करते रहिए, तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपको रास्ता मिल ही जाता है। तो मुझे भी रास्ता मिला, मैं एक यूट्यूब चैनल से अपना जो शुरुआती जीवन है पत्रकारिता की वो शुरुआत किया। उसके बाद मैं धीरे-धीरे अपना एक खुद का चैनल स्टार्ट किया। उसके बाद लोग आते गए, जुड़ते गए, लोगों को सिखाते गए और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, कॉलेज के, वो छात्र लोग जुड़ते गए, वो सीखते गए और एक कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और एक निश्चित पर जिस तरीके से उस यूट्यूब चैनल को जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला,
हमारा ये कहें तो कि पूरा जो मेहनत है उसमें हमने झोंक दिए थे और निश्चित तौर पर एक नए ख्याति है। छत्तीसगढ़ में उस समय ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता था न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म में या फिर लोगों को तक समाचार पहुँचाएँ। हम एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म और बेहतर तरीके से लोगों के सामने न्यूज़ प्रेज़ेंट किए और इसी कारण से हम उस समय नंबर 1 थे। और लोगों के साथ-साथ लोगों की जो बात है वो कहते थे, चाहे छत्तीसगढ़ी कलाकारों के इंटरव्यू हो। जब ऐसा दौर था जब छत्तीसगढ़ी कलाकारों को कोई पूछते नहीं थे, उससे हमने छत्तीसगढ़ी कलाकारों का इंटरव्यू लेना शुरू किया, लोगों का दर्द बयाँ शुरू किया, जो एक-एक पाई के लिए मोहताज थे कलाकार उनका इंटरव्यू करना शुरू किया, नए-नए प्रोग्राम करना शुरू किए। छत्तीसगढ़ के जो पुरखा है, जो जिनकी जो जानकारी लोगों तक नहीं थी, वो हम देते गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो करते गए, लोग जुड़ते गए, क्योंकि लोगों के मन में इन सब चीज़ों को पहुँचाने वाला कोई नहीं था। लोग जानना चाहते थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग स्वतंत्रता संग्राम में कैसे भाग लिए, छत्तीसगढ़ में क्या-क्या व्यंजन है, उसके क्या-क्या स्वाद है, कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें तीज त्योहार है, कैसे मनाते हैं और कलाकारों को एक मंच भी प्रदान किए। तो लोगों ने सराहा और छत्तीसगढ़ी भाषा को हमने लोगों तक पहुँचाने का कोशिश किया। इसी का जो नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की आवाम है, हमसे जुड़ते गए और निश्चित तौर पर एक लोगों का बेहतर रिस्पॉन्स मिला। यही जो कारण है कि मुझे और इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने का जो हौसला है, वो प्रदान करता है। बचपन में आप टिकेश थे, समय बढ़ता चला गया, समय बदलता चला गया। ये कहें कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आज टिकेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, शब्दों के जादूगर हैं। ये कहें कि शब्दों में एक माहिर खिलाड़ी है। तो टिकेश जी को जैसे किसान पहले मिट्टी को लेकर आता है, मिट्टी को घड़ा को रूप देता है, उसे पहले उसके बाद किसान उसे जलाता है और जलाने के बाद उसे जो मिट्टी नुमा बर्तन होता है उसे तैयार करता है। तो टिकेश जी को तपाने में, टिकेश जी को जलाने में, टिकेश जी को यहाँ तक पत्रकारिता में माहिर करने में, टिकेश जी के जीवन में किसका अहम योगदान रहा? कौन व्यक्ति है जिसने टिकेश जी के जीवन में एक अहम रोल प्ले किया? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में मेरा अहम रोल मेरी परिस्थिति और मेरे परिवार है। मैं अपनी माताजी का संघर्ष देखा और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहा। एक ललक था जीवन में कुछ करूँ, वही मुझे तपाया और मैं इस काबिल बना। मैं आज तक मुझे कोई मैं जब चैनल में शुरुआत की अपने खुद का, तो खुद एडिटिंग करता था, खुद कैमरा चलाता था, खुद वीडियो बनाता था, खुद कंटेंट तैयार करता था, बहुत सारी चीज़ मतलब टोटल ओवरऑल मैं खुद करता था। ऐसा था कि मन में कुछ था कि मैं कुछ बनाऊँ। जैसे आपने कहा कि घड़ा तैयार करने के लिए मिट्टी को और बहुत सारी चीज़ों में पानी मिलाना पड़ता है, सब कुछ मिलाना तो ये एक खबर को बनाने के लिए हमको कैसे चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। शुरुआत मेरे कुछ ऐसे हुआ था कि अ, मोबाइल से शुरू हम करते थे, धीरे-धीरे हमारे पास कैमरा आते गया, जी। संसाधन बढ़ते गए। तो वही सब चीज़ है जिससे आज के दौर में देखें तो बहुत कुछ हमने पाया है और निश्चित तौर पर ये कहें कि इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई मददगार होता है, इंसान का अगर सबसे बड़ा कोई गुरु होता है, आगे बढ़ने मददगार होता है तो उनकी परिस्थितियाँ होती हैं, उनके मन के अंदर जो जज़्बे होते हैं और उनको कुछ कर गुज़रने की चाहत होती है, वही उनको आगे बढ़ाते हैं। या फिर कोई भी गुरु आपको कितना भी ज्ञान दे दे, जब तक आप अपने से कुछ नहीं करेंगे, अपने से आप आगे नहीं बढ़ाएँगे हाथ, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। टिकेश जी बहुत अच्छी बात आपने कही। टिकेश जी मेरा अंतिम सवाल है। तो मेरे अंतिम सवाल में सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब मैं आपको फ़ोन करता हूँ तो आप मुस्कुरा के हँसते हुए बताइए रवि जी, क्योंकि मैं दूसरे सवाल में जब मैंने आपसे पूछा था तब बिल्कुल भावुक हो गए थे और आपका भावुक वाला चेहरा अभी भी नजर आ रहा है। तो टिकेश जी मेरा सवाल ये है कि अभी जो नए छात्र हैं जो पत्रकारिता में अपना कैरियर तलाश रहे हैं या कोई छात्र है जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा है और आने वाले दिनों में हमारी जगह आपकी जगह बैठेगा, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते जाएगा समय के अनुसार, तो हमारे और आपकी जगह बैठेगा। तो जो छात्र आने वाले दिनों में रवि तिवारी या टीके वर्मा बनना चाहता है, उनको मुस्कुरा के, ये नहीं मुस्कुरा के उनको आपको संदेश देना है कि क्या करना चाहिए उसको मुस्कुरा के। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि
अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने लोकल चीज़ों को ना भूलें। लोकल यानी कौन-सा? अपने अंदर की जो प्रतिभा है, अपने अंदर की जो जिज्ञासा है, अपने अंदर की जो कुछ कर गुज़रने की चाहत है, वही आपको लोकल चीज़ें हैं, आपको टीवी तक लेकर जाएगा। अगर आप लोकल चीज़ों को नहीं पहचानोगे, अपने आस-पास चीज़ों को नहीं ढूँढोगे, अपने अंदर की जो छाप है, आपकी कुछ कर गुज़रने की चाहत है। एक होता है कि कोई इंसान 2 चीज़ों से 2 काम में इंटरेस्ट लेते हैं। या तो उनका इंटरेस्ट है तब वो काम परफेक्ट कर पाएँगे, या तो उसमें आगे चलकर उनका भविष्य कुछ अच्छा बिल्कुल, है, बिल्कुल, तब वो कुछ कर गुज़र पाएँगे। बिल्कुल। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, अगर उनको दे दिया जाए, माइक थमा दिया, कुछ नहीं कर पाएँगे। कुछ नहीं कर पाएँगे, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आगे चल के उसमें कुछ भविष्य है, जी, अगर थोड़ा-सा भी वो कुछ करता है उसमें, जी, परिवार के फोर्स से या कुछ भी करके, अगर उसमें कुछ आगे अगर उसमें कुछ आपके फ्यूचर के लिए कुछ प्लान तैयार हो, कुछ अच्छे प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो, जी, तो उसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी, तो आप ये देखिए, 2 चीज़ें देखिए कि इंटरेस्ट और आगे चलकर उनका भविष्य क्या है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है पत्रकारिता करने का, कुछ करने का, लोगों को समाज में बदलाव लाने का, अपने मन की जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने का, तो बिल्कुल आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आ सकते हैं। निश्चित तौर पर लोकल को लेकर के जो रवि जी ने काम किया है और लोकल की बातों को लोगों तक पहुँचाने का जो रवि जी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर लोकल टीवी एक आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का एक लोकल की छाप छोड़ने में अद्वितीय योगदान देने की सामर्थ्य पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर धन्यवाद टीकेश जी। आपने टीकेश वर्मा जी का जो है इंटरव्यू देखा और हमारे साथ टीकेश वर्मा जी बातचीत कर रहे थे। कुछ सवालों पर टीकेश वर्मा जी भावुक भी होते हैं। तो अंतिम सवाल में उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का यदि चाहत है, यदि आपके मन में कुछ कर गुजरने का जुनून है, तो निश्चित तौर पर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।